QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी की तैयारी हमारे चैनल द्वारा शुरू कर दी गई है और आज हम लोग बिहार स्पेशल आधुनिक भारतीय इतिहास के क्लास फर्स्ट को देखेंगे। इसमें हम लोग बिहार में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू करेंगे और जो है मॉडर्न इंडिया के जितने भी टॉपिक बिहार स्पेशल के हैं सब अलग अलग क्लास में आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। तो बिहार में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा, मैप के माध्यम से बताऊंगा, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में जानेंगे कि वो किस मार्ग से आए थे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले वो समुद्री मार्ग की खोज की गई थी और समुद्री मार्ग आपका ये था आने का और जाने का मार्ग यहाँ पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले भारत की खोज का जो है एक समुद्री मार्ग की ओर भारत की ओर आने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? तो स्पेन ने किया था। तो स्पेन ने सबसे पहले किसको भेजा था? तो याद रखना कोलंबस को भेजा था। कब? तो 1492 में। लेकिन वो यहाँ से जब चलना शुरू किया तो समुद्री तूफान में फंसने का ये उत्तरी अमेरिका चला गया। तो उत्तरी अमेरिका की खोज किसने कर दिया था? कोलंबस ने। फिर 1498 ईस्वी में याद रखिएगा पुर्तगाल ने शुरू किया, ये भारत की खोज करने का प्रयास किया और बहुत सारे जो है क्या कहते हैं उपकरण बनाया जिससे आपका कंपास ये सब का जो है क्या किया, विकास किया। और जो है किसको भेजा? वास्को डिगामा को। तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कहाँ से? तो लिस्बन, याद है ना, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चलना शुरू किया और इस मार्ग से होता हुआ वो कहाँ पहुंचा? तो जो है केप ऑफ गुड होप पहुंचा। तो केप ऑफ गुड होप पहुंचने के बाद यहाँ पर अब्दुल मालिक जो है एक पथ प्रदर्शक, गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वो इस मार्ग से होता हुआ कहाँ पहुंचा? कालीकट पहुंचा था। और कालीकट के बाद यहाँ से काली मिर्च का व्यापार किया और फिर वापस इसी मार्ग से होता हुआ वो कहाँ पहुंच गया? पुनः जब कहाँ पहुंचा? यूरोप, अपने देश पहुंचा, पुर्तगाल। और याद रखना, काली मिर्च से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया और इसके बाद अलग अलग यूरोपीय कंपनियां इसी मार्ग से भारत में आने लगी। तो याद रखिएगा, जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई तो एक समुद्री मार्ग की खोज की गई, ये समुद्री मार्ग खोजा गया। लेकिन जब सुएज नहर बन गया तो सुएज नहर बनने के बाद याद रखिएगा, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो यहाँ से व्यापार होने लगा है। तो याद रखिएगा, ये इतनी बड़ी दूरी और समय और ईंधन की बचत हो गई है। अब आज यूरोप में जितने भी व्यापार होते हैं वो इसी मार्ग से होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग हो गया है। तो पहले इस मार्ग की खोज की गई थी क्योंकि ये मार्ग पता नहीं था, सुएज नहर का निर्माण नहीं हुआ था। तो याद रखना, जो आपका यूरोपीय कंपनियां थी या यूरोप के जो देश थे, याद रखना एक नए समुद्री मार्ग की खोज किए थे भारत आने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया में जब तक हम इन चीज़ों को मैप के माध्यम से नहीं समझते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं होती है। तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें मैप के माध्यम से चीज़ों को समझना है। अब यहाँ मैं बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से एक चीज़ बताऊंगा जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाए। तो याद रखना, सबसे पहले अगर बिहार की बात की जाए तो सबसे पहले बिहार में पुर्तगाली आए थे। कैसे? तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगालियों का आगमन हुआ था और ये व्यापारिक केंद्र इनका हुगली था। तो ये हुगली, याद रखना, पुर्तगालियों ने बिहार में कोई भी व्यापारिक केंद्र स्थापित नहीं किया था। ये हुगली से बिहार आते थे गंगा नदी के माध्यम से और उस समय बिहार सोरा और अफीम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो ये कहाँ से आते थे? तो याद रखना, ये हुगली बंगाल से आते थे बिहार। ठीक है, तो बंगाल से बिहार के पटना सोरा का व्यापार करने के लिए आते थे नाव के द्वारा। कौन? पुर्तगाली आते थे। तो सबसे पहले बिहार में आगमन पुर्तगालियों का हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। वो कहाँ से आते थे? हुगली से आते थे। किसका व्यापार करते थे? सोरा और अफीम का व्यापार करते थे क्योंकि इस समय बिहार सोरा और अफीम के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और बंगाल से बिहार के पटना में ये किसके लिए? तो सोरा का व्यापार करते थे और पटना तक ये नाव के माध्यम से आते थे। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले बिहार में पुर्तगाली आए लेकिन इन्होंने किसी भी फैक्ट्री या व्यापारिक केंद्र बिहार में स्थापित नहीं किया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको किसने स्थापित किया है तो उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, डायग्राम के माध्यम से जब हम पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें बिल्कुल क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। और हमारा यही प्रयास है कि आपके पूरे जो है इतिहास को इसी तरह से हम आपको पढ़ा दें। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है डच कंपनी का बिहार आगमन हुआ। तो पहली फैक्ट्री कब खोली गई डचों द्वारा? तो याद रखना, पटना में। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। और 1632 में खोला गया था या
डचों द्वारा पहली फैक्ट्री पटना में, तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो हो सकता है आपसे दो क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाएं, एक पटना कहाँ खोला गया और कब खोला गया। बिहार से सूती वस्त्र, अफीम और नील का निर्यात करते थे कौन? डच करते थे। वर्तमान में पटना कॉलेज का प्रशासनिक खंड भवन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। जो पटना में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो कहाँ की गई थी, ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो याद रखना, जो है वर्तमान में पटना कॉलेज का जो प्रशासनिक खंड भवन था उसी में पहली फैक्ट्री किसने खोला था? डचों ने खोला था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में सबसे पहले अगर किस यूरोपीय कंपनी कौन सी आई थी तो पुर्तगाली आए थे, लेकिन फैक्ट्री किसने स्थापित किया है? डचों ने किया है। ये मामूली अंतर है, इसको याद रखिएगा, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए आप लोगों का। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आपको ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन में अंग्रेजों की क्या भूमिका थी। ठीक है, ध्यान रखना, अगर अंग्रेजों की बात की जाए तो पहली फैक्ट्री जो है आलमगंज पटना में 1620 ईस्वी में खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन वास्तविक सफलता कब मिली? 1651 में मिली। तो डचों से पहले अंग्रेज पहुंच गए थे कहां पर? पटना में, लेकिन फैक्ट्री खोलने का जो है असफल हो गए, इसीलिए पहली फैक्ट्री डचों की खोली कब? 1632 में। तो याद रखना, पूछा जाएगा अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कब खोली गई थी, तो याद रखना कब? 1651 में। कहाँ खोली गई थी? तो याद रखना पटना में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन था? चार्ल्स फ्रांसिस गार्ड था, जो 1865 में हुआ था। कहाँ का? बिहार का। इसके बाद क्या देखते हैं कि अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुरी 1630 से लेकर 1634 के मध्य बिहार में रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। इसके अलावा याद रखना, बिहार के पटना में एक गोल घर है। ठीक है, गोल घर का आप जो है चित्र देख सकते हैं। याद रखना, पटना में गोल घर का निर्माण हुआ था कब? तो याद रखना 1786 ईस्वी में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है, ये गोल घर किसके लिए बनाया गया था? अनाज भंडार के लिए बनाया गया था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि किसके समय बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग ने गोल घर के निर्माण की योजना बनाई थी। कब? 1784 में बनाई थी। 1784 में वारेन हेस्टिंग ने योजना बनाई थी, लेकिन जो है 1786 में ये बनके तैयार हुआ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ब्रिटिश इंजीनियर कौन थे? तो कप्तान जॉन जो है गास्टिन थे, जिनके द्वारा गोल घर का निर्माण किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इंजीनियर कौन है ये पूछा जाएगा। किसने बनवाने का प्रयास किया ये पूछा जाएगा। किस लिए बनाया गया ये पूछा जाएगा। कब बनाया गया ये पूछा जा सकता है। और गोल घर कहाँ बनाया गया? पटना में बनाया गया। अब अंग्रेजों से जुड़े हुए इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इनको बहुत अच्छे से डायग्राम के माध्यम से याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होंगे। इसको बहुत अच्छे से आपको करने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की। अगर बात करें इसका संबंध बिहार से कैसे है, तो डेन याद रखना डेनमार्क की कंपनी थी, इसको हम डेन कहते हैं। प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1774 में किया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किसने? डेन। ठीक है, पटना में नेपाली कोठी के समीप खोला गया था डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री खोली गई थी। ठीक है, तो कब खोली गई थी और कहाँ खोली गई थी, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखना, फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया था भारत का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो किसने बताया था ये याद रखना है। पहली फैक्ट्री किसकी किसकी कहाँ खुल रही है, कैसे कौन यूरोपियन कंपनियां बिहार में, उनका क्या संबंध रहा है, कैसे रहा है, एक एक हम करके बताते चलें तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार में जो है बिहार से दो युद्ध का क्या संबंध रहा है। सबसे पहले बात करेंगे प्लासी के युद्ध में विजय हुई थी कब? 1757 में। तो क्लाइव का पटना आगमन हुआ था। बिहार का नवनियुक्त उप दीवान कौन था? मीरन था। मीरन कौन था? याद रखना, ये याद रखना, ये मीर जाफर का बेटा था। और नायब नाजिम कौन था? राजा राम नारायण थे। इसके बाद क्या हुआ? अली जौहर द्वारा पटना की घेराबंदी की गई और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन नोक्स ने किया था। अली गौहर का पटना में राज्याभिषेक किया गया, फैक्ट्री में राज्याभिषेक हुआ और नया नाम क्या पड़ गया? शाह आलम द्वितीय पड़ गया। ठीक है, अब इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है कब? 1764 में। और उसका बिहार से क्या संबंध है? याद रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होती है बक्सर के युद्ध में। पराजित पक्ष कौन था? शाह आलम द्वितीय था। सुजाउद्दौला ये कौन थे? अवध के नवाब थे। और मीर कासिम ये बंगाल के अबदस्त नवाब थे। इन तीनों लोगों को हराया था किसने? तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने हराया था और प्लासी के युद्ध में याद रखना
रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में द्वैध शासन लागू हुआ। तो द्वैध शासन क्या होता है आगे बताता हूँ मैं। फिर याद रखना रेवेन्यू जो है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ जो है पटना 1770 का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? जेम्स एलेक्जेंडर। और सदस्य रॉबर्ट जो है पाल्क और जो है जॉर्ज बेनिस्टार्ट बनाए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं इलाहाबाद की संधि। तो याद रखना इलाहाबाद की अगर संधि पूछा जाए कब हुई थी, तो याद रखना 1765 में हुई थी। तो इलाहाबाद की 2 संधियां हुई हैं। तो इलाहाबाद की ये प्रथम संधि कब हुई है? तो याद रखना 12 अगस्त 1765 को हुई है। और द्वितीय संधि कब हुई है? 16 अगस्त 1765 को। तो ये दोनों डेट याद रखना, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। ये भी याद रखिएगा जो इलाहाबाद की संधि हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, वो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह आलम के बीच जब संधि हुई तो संधि में क्या कहा गया? तो मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। दीवानी का मतलब होता है राजस्व की वसूली। अब राजस्व की वसूली बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में कौन करेगा? तो अंग्रेज करेंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो याद रखना इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई कब? 16 अगस्त 1765 को। रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई। और इसके द्वारा याद रखना जो है अवध के क्षेत्र पर एक तरह से अंग्रेजों का क्या हो गया? अधिकार हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस संधि के तहत अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी? तो इलाहाबाद की पहली संधि के तहत प्राप्त हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं। बंगाल में द्वैध शासन। तो बंगाल में जो द्वैध शासन था वो 1765 में शुरू किया गया था और 1772 में समाप्त किया गया। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल में द्वैध शासन की काला अवधि कब से कब थी? तो 1765 से 1772 तक थी। ठीक है, इसके अलावा 1765 में पूछा जाएगा कि बंगाल में द्वैध शासन कौन शुरू किया था? तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव ने इसको प्रारंभ किया था। और 1772 में समाप्त किसने किया था बंगाल में द्वैध शासन को? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। तो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये। ऐसे ही क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो हमें ये चीज़ें कॉन्सेप्ट याद हो जाता है। अब बात करते हैं इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, फिर द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन में 2 बातें कही गई थी। एक तरफ दीवानी का अधिकार था, एक तरफ आपका निजामत का अधिकार था। तो दीवानी का अधिकार में 3 उप दीवान नियुक्त किए गए अंग्रेजों के द्वारा। बंगाल में ये वसूली कौन करेगा? मोहम्मद रजा खां। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बिहार में जो है उप दीवान किसको नियुक्त किया गया? राजा सिताब राय को, ये वसूलेंगे। और उड़ीसा में किसको नियुक्त किया गया? तो दुर्लभ राय को नियुक्त किया गया। तो 3 उप दीवान नियुक्त हुए दीवानी अर्थात राजस्व की वसूली करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में किसको नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद रजा खां को। बिहार में किसको नियुक्त किया गया था? राजा सिताब राय को। और उड़ीसा में किसको नियुक्त किया गया था? तो दुर्लभ राय को। अब दीवानी का अधिकार ये अंग्रेजों के पास हो गया। निजामत अर्थात प्रशासन का अधिकार बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को दे दिया अंग्रेजों ने। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक ही बंगाल में 2 तरह का शासन हो गया। प्रशासन कोई और देख रहा है और राजस्व कोई और वसूल रहा है। जबकि ये पहले जब ये नहीं था, अंग्रेज नहीं आए थे, तो दीवानी और आपका निजामत दोनों एक व्यक्ति के पास होता था। किसके पास? तो बंगाल के नवाब के पास होता था। अब नवाब के पास क्या हो गया? केवल प्रशासन हो गया और राजस्व की वसूली अंग्रेजों के पास हो गया। और अंग्रेजों ने 3 उप दीवानों के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व की वसूली करना शुरू कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ हम समझ नहीं पाएंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसको इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएं, जिससे आपके दिमाग में बातें बैठेंगी तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम शाह आलम द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। तो शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह कब से कब थे? 1759 से लेकर के 1800 जो है आपका 6 तक थे। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद यह घटनाक्रम बदला। तो याद रखना शाह आलम जो है अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। इलाहाबाद में रखा गया इनको। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को दे दिए गए थे। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। 12 अगस्त 1765 को का एक फरमान के तहत इन्होंने क्या किया? तो कंपनी को अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान कर दी। और कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन देने का निर्णय लिया गया। तो जो याद रखना, जो इन्होंने दीवानी का अधिकार दे दिया अंग्रेजों को, उसके बदले इन्हें 26 लाख रुपए पेंशन मिलती थी। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार में पूछा जा चुका है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, मीर कासिम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मीर कासिम याद है 1760 से 63 तक अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य था। पूर्णिया और रंगपुर का फौजदार इसे बनाया गया था। राजधानी इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है। सेना का इन्हें क्या क्या गठन किया, यूरोपीय पद्धति के द्वारा, किसने, मीर कासिम ने। और मुंगेर में इसने तोपें और जो है तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की। तो बंदूकों का कारखाना आज भी मुंगेर में है, जो बच्चे यहाँ के लोगों को पता होगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हुआ था कौन, मीर कासिम। ठीक है, थोड़ा और हम फैक्ट देख लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। याद है ना, रॉबर्ट क्लाइव जो है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का इसे संस्थापक कहते हैं। किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। जो है सिराजुद्दौला को इसने हराया प्लासी के युद्ध में। ये आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन हैं एक एक करके। ठीक है, जो है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर ये 2 बार था, बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल का ये गवर्नर जनरल नहीं बना है, याद रखिएगा, ये बंगाल का केवल गवर्नर बना था 2 बार। कब कब, तो एक बार 1757 से प्लासी के युद्ध के बाद 1757 से 60 तक। इसके बाद ये इंग्लैंड वापस चला गया और फिर इंग्लैंड से लौट के आया 1765 से 1767। ये दूसरी बार बंगाल का क्या बना, गवर्नर बना। तो बंगाल गवर्नर कितनी बार बना है, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कितने कितने समय में बना है। इसके अलावा इसने इलाहाबाद की संधि की थी शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के साथ किया था। इलाहाबाद की पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ, द्वितीय और सुजाउद्दौला अवध के नवाब के साथ। इसकी समय में श्वेत विद्रोह हुआ था जो है अंग्रेज सैनिकों का। तो अंग्रेज सैनिक गोरे होते हैं, तो इसलिए वो उसे क्या नाम दे दिया गया, श्वेत विद्रोह नाम दे दिया गया। ये याद रखना। किसके समय में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसमें जो है संस्थापक माना जाता है बंगाल में लुटेरा राज्य का। तो बंगाल में लुटेरा राज्य की स्थापना एक तरह से किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। और कंपनी के जो है जितने भी अधिकारी थे सब जो है एक तरह से लूटने का काम करते थे। तो इस तरह से कह सकते हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी किसने दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने। इसे जो है सैनिकों के रूप में, जन नेता के रूप में भी, सैनिकों के रूप में इसको जाना जाता है। किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। ये भी आपको याद रखना होगा। अभी जितना मैंने आपको बताया ये सब एक तरह से एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं आधुनिक बिहार में। जो है आधुनिक काल में बिहार में प्रशासनिक परिवर्तन कब कब हुआ। 1865 में क्या हुआ, पटना और गया को अलग अलग जिलों में संगठित किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि पटना और गया 2 अलग अलग जिले कब बने, तो 1865 में। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1866 में क्या हुआ, सारण जिले को पृथक करके चंपारण जिले का निर्माण किया गया। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। 1869 में क्या हुआ, पटना जिले के कुछ क्षेत्रों को जो है तिरहुत में मिला लिया गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो 1875 में क्या हुआ, तो तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा नामक 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। तो बिहार में कब कब क्या क्या परिवर्तन हुआ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हमें जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने जो है, इस क्लास में हमने ये बताया है आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन कहाँ हुआ, बिहार में कैसे हुआ है। इसके अलावा द्वैध शासन क्या होता है और बिहार में किसको नियुक्त किया गया था, और जो ये आपका बिहार में प्रशासनिक परिवर्तन हुआ इसको बताया है मैंने। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो हम ऐसे वीडियो और लेकर आपके पास आते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, और इससे हमारे चैनल से जोड़िएगा। आपको बहुत फायदा होगा और बिहार स्पेशल के एक भी टॉपिक आपको जो अछूता नहीं रहेगा हमसे, सारे टॉपिक मैं आपको जो है जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और आप बीपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सकें। ओके, थैंक यू।